एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम जी चैनल पर। इससे पहले सीडीपी की हमने यूनिट वाइज वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अब टॉपिक वाइज हम हिंदी भाषा को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी 3000 भाषाओं में से एक है और हिंदी की जो आकृति है वो वियोगात्मक या विशिष्ट है। भारत में हिंदी भाषा के 4 परिवार हैं। पहला भारोपीय, ये सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। 73% जो लोग हैं वो यही हैं। फिर है द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, ये सबसे छोटा परिवार है जो कि 0.7% है। हिंदी काल 3 भागों में बांटा है। जो पहला है वो है प्राचीन हिंदी, 1500 to 500 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। वैदिक संस्कृत और लौकिक जो संस्कृत है वो इसी के अंदर आती है। उसके बाद है मध्यकालीन, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें आती हैं 4 लैंग्वेजेस, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। अपभ्रंश वो लैंग्वेज होती है जो सभी का मिक्सचर होती है। नेक्स्ट है आधुनिक। आधुनिक यानी कि 1000 ईस्वी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी आई हैं, ठीक है, जैसे बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती और जितने भी और लैंग्वेजेस हैं। अगर क्वेश्चन ये आए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, हम संस्कृत को ही मानेंगे। हिंदी का जो विकास क्रम है वो संस्कृत पाली, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और फिर प्रारंभिक हिंदी को जाता है। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास कैसे हुआ। देखिए, अपभ्रंश के मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आया शोरसेनी, फिर मगधी, अर्धमगधी, फिर है खस, ब्रांचड़ और महाराष्ट्री। जो शोरसेनी है उसमें पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी आता है। उसके बाद मागधी में बिहारी, असमिया, उड़िया और बांग्ला आती है। उसके बाद अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी। फिर जो यहाँ पे खस लैंग्वेज लिखी है उसमें पहाड़ी, ब्रांचड़ में पंजाबी और सिंधी भी आती है, ठीक है। और सबसे लास्ट में है जो महाराष्ट्री, उसमें मराठी आती है। अपभ्रंश का वाल्मीकि है वो स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी भाषा का शिशुकाल जो है वो आदिकाल को माना जाता है। और हिंदी किस भाषा की है, तो ये फारसी ही भाषा का शब्द है, ये वाला वर्ड हिंदी। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा था, जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था। भारत की सारी लिपियाँ जो हैं वो किस लिपि से निकली है, तो ब्राह्मी से। ये वैदिक आर्यों ने शुरू की थी। गुप्त काल के आरंभ में ही ब्राह्मी के 2 भेद हो गए, पहला उत्तरी ब्राह्मी और दूसरा दक्षिणी ब्राह्मी। अब उत्तरी ब्राह्मी का स्वरूप कैसे चेंज हुआ। उत्तरी ब्राह्मी में जो गुप्त लिपि आई, फिर सिद्ध मातृका लिपि आई, फिर कुटिल। अभी कुटिल में भी 2 इसमें आगे चेंजेस हुई, नागरी और शारदा। फिर नागरी पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा में स्प्लिट होगी, और जो शारदा थी वो गुरमुखी, लहंदा, शारदा, टाकरी, इसमें चेंज होगी। ये सारे पंजाबी में अगर आपने पंजाबी लैंग्वेज ली थी तो आपने ये वहाँ पे पढ़ा होगा। अब पश्चिमी शाखा में क्या क्या आते हैं लैंग्वेजेस यहाँ पे। देवनागरी ये लिपि है ना, राजस्थानी, गुजराती, कैंथी और महाजनी, ये सारी जो हैं वो पश्चिमी शाखा के अंतर्गत आती हैं, नागरी के। पूर्वी शाखा में बांग्ला जो लिपि है, असमिया और उड़िया, ये सारी लिपियाँ आती हैं। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी ब्राह्मी का स्वरूप। आपके लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस वहाँ पे इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट आपने ये पहले कभी तो पढ़ा हो, है ना। तेलुगु कन्नड़ जो लिपि है वो दक्षिणी ब्राह्मी में ही है। तमिल कलिंग लिपि इसी में है, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि। टोटल इसके 4 पार्ट्स हो गए। अब हिंदी, फिर हिंदू, और हिंदू से हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। चलते हैं, बात करते हैं बिहारी की। बिहारी में क्या क्या लैंग्वेजेस आई, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसको याद करने की ट्रिक, मैम भोज खा लूँ, मैथिली, मगधी और भोजपुरी, ठीक है। तो ये सारे बिहारी लैंग्वेजेस के। उसके बाद पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, इसमें ये 3 आती हैं लैंग्वेजेस। बात करेंगे वर्णमाला की नेक्स्ट वीडियो में आगे। और थैंक यू सो मच अगर आपने ये एग्ज़ाम जी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है अपनी सक्सेस पॉइंट के लिए। करते हैं वर्णमाला को। एग्ज़ाम जी चैनल पे आपका सबका स्वागत है। ये एग्ज़ाम जी फैमिली आप सभी ने ही बनाई है। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ध्वनि जो आवृत्ति है उसका सूचक कौन है, प्लुत स्वर। ये इसको ऐसे डालते हैं कि जितने ज़्यादा ये होंगे उतनी ज़्यादा उसकी आवाज़ निकालनी पड़ती है उस वर्ड की, या कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले रहे हैं तो।
भाषा की सार्थक इकाई किसको माना गया वाक्य, क्योंकि ये सार्थक इसलिए इसका कुछ ना कुछ मीनिंग आता है। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है? जो वर्ण है वो क्या है? क, ख, ग, ये कैसे भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन अक्षर क्या है? अक्षर क प्लस अ से उसकी साउंड बनती है, ख प्लस अ से उसकी ख की साउंड। तो वर्णों के खंडन को ही क्या कहते हैं? अक्षर। यानी कि वर्ण से भी छोटा अगर कोई है तो वो क्या है? अक्षर, लेकिन उसमें साउंड आ जाती है। सो वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? 52। स्वर और व्यंजन, तो स्वर टोटल है 11 और जो व्यंजन है वो है 33। तो आप कहेंगे कि ये तो 44 हुए, तो रुकिए ज़रा, सब्र करो। सो स्वरों की संख्या क्या है यहाँ पे? ह्रस्व जो बिल्कुल कम आवाज़ लेते हैं, दीर्घ, और फिर प्लुत स्वर आ जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन है स्पर्श, जो जैसे होंठ टच करें, जैसे प बोलना है आपने, है ना। अंतस्थ, जो जैसे ह, है ना। ऊष्म व्यंजन जिसमें गर्मी, श जैसे वर्ड। सो स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर पहला है ह्रस्व स्वर, जैसे अ, ई, उ, इनकी मात्राएं हैं, ना। दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, जिनको बोलने में ज़्यादा वक्त लगता है, जैसे ए, ओ, औ। तो ये जो सारे हैं वो क्या हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। प्लुत स्वर क्या आ गया? यहाँ पे ये रा लिखा हुआ है, जो सिर्फ एक स्पेस देता है। जीभ के आधार पर, क्योंकि जीभ भी कई अक्षर निकालती है, कई स्वर। सो अग्र स्वर क्या होते हैं? ई, ए। तो इसमें लाइट सा जीभ का भी फर्क है। मध्य स्वर क्या है? अ। फिर नेक्स्ट है पश्च स्वर, आ, उ, ओ, अंग। तो ये सारे किस में आए? पश्च में। मुख द्वार के आधार पर कितने स्वर हैं? विवृत यानी कि ओपन, अर्धविवृत यानी कि हाफ ओपन, संवृत यानी कि क्लोज, एंड अर्ध संवृत यानी कि हाफ क्लोज। तो इसमें पहले पढ़ते हैं विवृत। पूरा इसमें मुंह क्या है? खुल जाता है, तो करके इसको इसमें रखा गया है आ को। अर्धविवृत में मुंह आधा सा ही खुलता है, जैसे अ, ए, ओ। संवृत क्या होता है? जब पूरा ही मुंह आप क्या कर लो? बंद, है ना। ई, ऊ। और जब आप अर्ध संवृत है तो इसमें क्या होगा? तो आधा सा ही बंद होता है, जैसे ए, ओ। ठीक है। ज़्यादातर दिक्कत कहाँ आती है? अर्ध संवृत और अर्धविवृत दोनों में। तो आपको इसको याद करना होगा। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर अंतव्रतमुखी यानी कि अ, आ। ओष्ठ होते हैं आपके होंठ, ठीक है। अ, आ, ई, ए। यहाँ पे एक मात्रा नहीं है। और व्रतमुखी क्या है? जब आपका जो होंठों की स्थिति है वो एक सर्कुलर शेप बन जाए, ठीक है, जैसे ऊ, ओ, औ। फिर नेक्स्ट है नासिका के आधार पर, ठीक है। नासिका यानी कि नाक की स्थिति के आधार पर, जैसे आप बोलोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपके नाक से आवाज़ आती है, ठीक है। ज़्यादातर वो न ऐसी आवाज़ें। सो अनुनासिक क्या है? आ, ई, उ, ई। इनके साथ क्या है? ये अनुनासिक में आते हैं। अनुनासिक और अनुनासिक, इसमें थोड़ा सा फर्क है, जैसे अ, आ, ई, है ना। और अनुनासिक क्या होंगे? अंग, आंग। इस पे बिंदी लगी बस, ठीक। अन्य भी दो स्वर और हैं, जैसे अ के ऊपर बिंदी, ठीक है, और अ के आगे ये दो बिंदियाँ, योगभा कहते हैं इसको। बहुत कम यूज़ होता है आजकल इनका। अनुस्वार या विसर्ग में इसका प्रयोग करते हैं। सारे ही स्वर क्या होते हैं? सघोष। घोष होता है वाइब्रेशन, ठीक है। तो सारे के सारे स्वर क्या निकालते हैं? वाइब्रेशंस ज़रूर जनरेट करते हैं। अब अन्य कुछ पढ़ लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। जो अ, आ और अंग है, ये क्या है? कंठ स्वर कहलाते हैं। ई, तालु स्वर, री मूर्धा, ओ और औ, और दोतो या कंठोष्ठम, जिनके पास संस्कृत है वो अच्छे से समझते हैं इसे। ए धैतो या कंठ और तालु, ठीक है। फिर है व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जैसे कंठ, क वर्ग सारा इसमें आता है और ह आ जाता है, ठीक है। और इसका ये जो सूत्र है ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, तो आपको अपना आप फॉर्मूला बना सकते हैं। सो कंठ में क आता है, ठीक है। आपको कच ट त प ऐसे याद रख लेना है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और दंतोष्ठ में क च ट त प वर्ग आ गया, है ना। और लास्ट वो जो अक्षर हैं वो देख लेते हैं। कंठ में ह जो वर्ड है वो कंठ से, तालु में य और श, मूर्धा जिसमें आप होंठ जो आपके जीभ है उसके ऊपर का जो भाग है वो यूज़ करते हैं, र, श। दंत स, ल। ओष्ठ में प वर्ग ही आ रहा है, ठीक है। और दंतोष्ठ में व और फ आ रहा है, जिसमें आप दांतों का और होंठों का यूज़ करते हैं। अंत्य
अंतस्थ जो व्यंजन है वो है यर लव, ठीक। यो य और वो है वो अर्धस्वर होते हैं। लुंठित कौन सा होता है? र। प्रकंपित भी बोल देता है। र जब आप बोलते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस होती है। पार्श्विक क्या है? ल, ठीक है। आपकी जो जीभ है वो क्या हो जाती है? अर्धपार्श्व बनाती है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी, जैसे श, श, स, ह। इसके लिए आपको गले से आवाज़ जो है वो निकालनी पड़ती है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या है? दो इसके यूज़ है, ड भी बन जाता है और ड भी बन जाता है, ठीक है। ढ भी बन जाता है, ड भी बन जाता है। सो आगत ग्रहित, ये ध्वनि कौन सी है? अब नीचे बिंदियाँ लगा दी बस, ठीक है। क, ख, ग, ज और फ, ठीक है। आपको ये ज और ज में तो फ़र्क पता लग जाता है, लेकिन ये जो बाकी ध्वनियाँ हैं ये उर्दू जिनको अच्छे से आती है वो निकाल सकते हैं। स्पर्शी संघर्षी, तो ये कौन सा है? च, ठीक है। इसमें पूरे आप दांतों का यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन जो है क्ष, जो क और श से बना है। री, त और र से बना है। मैं अक्सर इसको ऐसे याद करती हूँ कि त ये रहा और उसके ऊपर री है तो त त्र बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट है ज्ञ, तो इसमें ज बना और खाली बन गई, ये जो भी बना न, ठीक। नेक्स्ट है वत्स्र या र, ल, स, न, इसमें आते हैं। अघोष कौन है? आप देखो अघोष में क्या है? 1 2 आएगा और इसको छोड़ के सारे किस में आएंगे? स घोष में आएंगे। अब 1 2 याद करना है तो ए अल्फ़ाबेट जो ए है वो फर्स्ट लेटर है ना, सो अ 1 2 और बाकी जो बच गए वो स घोष में है 3 4 5। लेकिन फर्स्ट के साथ श, श, स भी आता है, ठीक है। अब जो स घोष में है उसमें खुद स नहीं आता, उसके पड़ोसी भी नहीं आएंगे फिर, ठीक। फिर नेक्स्ट है सघोष में ही आगे यर, लव, सारे स्वर इसमें आते हैं सघोष में, हमने पढ़ा है ऊपर। ह और उत्क्षिप्त व्यंजन जो ड, ड़ पढ़ा था वो भी इसी में आते हैं। फिर है अल्प प्राण। अल्प प्राण जो है, देखो बड़ा कौन है? अ, ल, प, प्राण, है ना। तो इसमें क्या क्या आता है? 1 3 5। महाप्राण में क्या आता है? 2 और 4। जो अल्प प्राण में आ रहा है य, र, ल, व, है ना, ये हमने सघोष में भी पढ़ा है और इसी के साथ अड़ भी पढ़ा है। महाप्राण में क्या आता है? श, श, स। जो ड और ड़ है वो इसमें क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। अड़ अल्प के साथ चला जाता है और ढ जो है वो महाप्राण के साथ चला जाता है। फिर है संवत मुखी काकले, इसमें क्या आता है वर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद है काइंड्स ऑफ वर्ड्स या शब्द भेद, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब हम करते हैं शब्द भेद या काइंड्स ऑफ वर्ड्स। सो हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया गया है। हिंदी शब्द के टोटल कितने भेद होते हैं? तो ये 2 भेद ही माने गए हैं। पहला है सार्थक, जिसकी बात आपको समझ आए, जैसे घर, ठीक। और निरर्थक, जो अर्थहीन हो, उसका कोई मतलब नहीं। अब फटाफट आपको क्या लगता है, क्या क्या मीनिंग है इसका? ये बस प्रभावहीन, प्रभाव के साथ जो शब्द बन चुके हैं वो हैं, जैसे टन टन टन। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में वो एक फुर्ती आ जाती है या वो एक साउंड आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। सो इसमें क्या वर्गीकरण है? उत्पत्ति के आधार पर, उसकी व्युत्पत्ति कैसे बना, बनावट या रचना, फिर है अर्थ, और फिर लास्ट में रूपांतरण के आधार पर, ठीक है। अब सबसे पहला है तत्सम। ये उत्पत्ति के आधार पर आते हैं सारे, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। बनावट या रचना जो है वो बनाने के को कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ ये बनावट में आते हैं, जिसे आप तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हैं ना। अर्थ के आधार पर क्या है? वाचक, ये आपने पढ़ा होगा, अभिधा, लक्षणाम, शब्द शक्तियाँ, है ना, व्यंजनाम, एकार्थी। और अगर नहीं पढ़ा तो आने वाले वीडियो में आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है इसी में लास्ट रूपांतरण के आधार पर, ये 2 तरह के हैं, विकारी और अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर पहले देखते हैं तत्सम, जिसमें स आ जाए, यानी कि वो संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग है, ठीक है। तद्भव का मतलब संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर, जैसे चंद्र को चांद कर दिया। देशी, जो खुद से जन्मते हैं, जैसे देश में ही खुद की लैंग्वेजेस। विदेशी शब्द, विदेशी वो होते हैं जो बाहर की लैंग्वेज, जैसे डॉक्टर जो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, लेकिन हम हिंदी में एज इट इज़ यूज़ करते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द। सो जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे राम, तो राम का आप रा अलग यूज़ करो और म अलग, तो उसका कहीं यूज़ नहीं है, दोनों इकट्ठे ही यूज़ कर सकते हैं। यौगिक, जो 2 शब्दों के ज्ञान से, जो 2 शब्द मिल जाते हैं, जैसे विज्ञान। अब देखने में ऐसे लगता है कि वी का क्या मतलब है ना, वी यहाँ पे उसको और सिंथेसाइज करने के लिए, उनको और बढ़ाने के लिए, ठीक है।
ठीक है, ज्ञान हो लेकिन जो विज्ञान है यानी कि वो टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड हो जाता है। ठीक, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यार्थी, तो ये सारे जो वर्ड हैं ये क्या है, उसको सिंथेसाइज करने के लिए वी का यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे काम नाकाम, है ना, योग रूढ़, कई शब्द जो यौगिक तो हों परंतु वो सामान्य अर्थ न देकर कोई नया ही अर्थ दे दें, जैसे पीताम्बर तो या लंबोदर, तो आप क्या इनके जब भी ये नाम आता है लंबोदर तो आपको गणेश जी याद आ जाते हैं ना, तो इसका आप चेंज कर सकते हो लेकिन इसका मीनिंग कोई थर्ड आ जाए तो वो क्या है, योग रूढ़। नोट करने वाली बात कि बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे क्या हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। अब अर्थ के आधार पर हम पढ़ लेते हैं वाचक या अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति आपने सुना है ना, जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द है वही समझा जाए, जैसे घर, तो हमें माइंड में वही एक घर आ जाता है अपनी, है ना, नगर, सड़क, राम, मोहन। लाक्षणिक शक्ति क्या या लक्षणा क्या होता है, वे शब्द जिनका सीधा अर्थ न लेकर किसी कारणवश दूसरा लिया जाए। किसी मूर्ख को हम कहें कि तुम निरे गधे हो, तो अब मूर्ख बंदा ही है लेकिन उसको हमने गधा कह दिया, तो कहने से आप उसके सींग या ऐसा कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, वैसे गधे को होते भी नहीं, तो आपने क्या कर दिया, उसको कहा कि तू तो गधा है। तो यहाँ जो गधा है या गंदा है या गंदे हो, है ना, ये सब ये जो जानवर हैं, जानवर ना लेके गधे के समान मूर्खता ही समझा जाता है, यानी कि उसके लक्षण सेम है गधे जैसे। नेक्स्ट है व्यंजना, ऐसे शब्द जिसका न तो वाचक हो यानी कि ना उसमें कुछ पता लग रहा है क्या हो रहा है और ना ही उसमें कोई लक्षण दिख रहे हैं ना, सो वो व्यंजना दोनों से ही भिन्न हो जाती। कोई चोर अपने साथी से कहे रात कितनी अंधेरी है, ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि रात की विशेषता नहीं बताई जा रही बल्कि कहा जा रहा है कि चोरी के लायक शानदार रात है। ठीक, यहाँ पे उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट है इसी में नोट करने वाली बात कि इन तीनों यानी कि व्यंजना, लक्षणा और वाचक को शब्द की शक्ति कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि लक्षणा शब्द शक्ति, किसी शब्द की शक्ति बढ़ा देना, है ना, जब ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है तो ही शब्दों में जान आती है। कुछ अन्य भी ऐसे शब्द हैं जो अर्थ के आधार पर एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले। इसको आपने बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी ग्रामर बुक्स में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए वीडियो लाए हैं शॉर्ट में ताकि आपको एटलीस्ट पता हो डिफरेंसेस क्या है ना। नेक्स्ट है अनेकार्थी, जिन शब्दों का बहुत ज़्यादा अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं, ठीक है। फिर है पर्यायवाची, जो समान अर्थ हो, जैसे अभी लंबोदर की बात की थी। विपरीतार्थी, जो बिल्कुल ही विपरीत बात हो, है ना, सीधा उल्टा, तो ये विपरीत हो गई। रूपांतरण के आधार पर दो तरह के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी क्या है, संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पर मूल जो शब्द हैं, है ना, वो विकारी। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, ये चार हम बेसिक चीज़ें लेते हैं। इन्हीं से आगे क्या बना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारे अविकारी शब्द आ गए। ये चारों जो हैं वो अव्यय हैं। अव्यय होते हैं जिनका आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, अविकारी ही अव्यय होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विकारी शब्द से, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी फॉर एग्जाम जी चैनल। अब नेक्स्ट में हम विकारी और अविकारी स्टार्ट करते हैं। आज हम विकारी शब्दों से, इससे पहले हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दी हैं, आप ज़रूर उन्हें देखिए अगर आप पहली बार एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विकारी से। संज्ञा, संज्ञा क्या है, किसी का भी एक स्थिर नाम कह सकते हैं, जैसे राम, कानपुर। संज्ञा के भेद क्या है, अपने संज्ञा की बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, जस्ट रिव्यू लेते हैं। संज्ञा के भेद, क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम उसमें गलती कर जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ की दृष्टि से क्या है, वो आप सभी ने पढ़े हुए हैं, 5 भेद, है ना। सो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक, जैसे राम, अर्शी, कानपुर, गंगा, ठीक। जातिवाचक क्या होगा, जब जाति का बोध हो, जैसे नदी, अब कौन सी नदी है ये तो नहीं पता, लड़की कौन सी लड़की, पर्वत कौन सा पर्वत, है ना, तो ये पूरी जाति का बोध करवा रहे। उसके बाद है द्रव्यवाचक, ऐसा पदार्थ जिससे वो वस्तु बनी होती है, जैसे सोना, घी, धुआं, इसमें कोई ना कोई द्रव्य है। नेक्स्ट लेते हैं समूहवाचक, समुदाय का बोध करवाए जो, वो क्या होगा, समूह, जैसे सेना, बहुत बड़ी सेना, नल, कोई भी अगर हम बात करें ग्रुप का तो वहाँ पे ये आएगा।
उसके बाद है भाववाचक। भाव गुण का बोध हो, जैसे क्रोध। क्रोध को अपने टच नहीं कर सकते है ना, लेकिन उसे फील किया जा सकता है। मिठास, वैसे ही इसमें टोटल कितने भाव हैं, बहुत सारे भाव आते हैं, लेकिन हमें याद क्या करना है कि संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से भेद कितने हैं, तो वह है 5। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वनाम की। सो संज्ञाओं के बदले यानी कि संज्ञा की जगह हम जिसका भी यूज़ करें वो क्या है, सर्वनाम। जैसे मैंने कहा कि सीमा आई है। अब सीमा की मैंने जितनी भी बात करनी है बार बार सीमा नहीं कहूँगी, उसके बाद मैं लगा दूँगी वह है ना। तो जब संज्ञा के स्थान पर हमने कुछ यूज़ किया वर्ड, उसको क्या बोला, सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। सर्वनाम के भेद हैं 6। सबसे पहला पुरुषवाचक, जो स्त्री या पुरुष, अब ज़रूरी नहीं है पुरुष नाम है तो सिर्फ पुरुष की बात हो रही है यहाँ, इनके नाम की जगह जब हम किसी और नाम का यूज़ करते हैं उसके लिए है। सबसे पहले इसमें 3 टाइप्स हैं। उत्तम पुरुष यानी कि जिसकी जो बात कर रहे हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष वो जिससे बात कर रहे हैं, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, है ना, तो उत्तम मैं हुई और मध्यम आप हुई। अन्य पुरुष जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, वह, यह, वे, ये, इन सब, ये जो भी है, ठीक। निश्चयवाचक, जो किसी वस्तु का निश्चयात्मक संकेत है कि यह सांप है, ये मैंने निश्चित कहा है, ठीक है। क्या यह सांप है, तो इसमें मैंने क्वेश्चन किया ना, पर यह सांप है, ये निश्चित है। अनिश्चय कैसा होगा, किसी को बुला दो, ठीक है, कोई आया है, इसमें कुछ मिला है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, अनिश्चित है। संबंध, जब दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध हो, जैसे जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, ठीक। उसके बाद है प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, कौन आया है ना, जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाए। निजवाचक, निज यानी कि खुद का, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, यह मैं अपने आप करूँगा, तो ये आप क्या है, निजता को दर्शा रहा है। उसके बाद विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। अब विशेषण और विशेष्य थोड़ा समझने वाली बात है कि जो आप विशेषता बता रहे हो वो तो हुआ विशेषण, लेकिन जिसकी विशेषता बता रहे हो वो क्या हुआ, विशेषण। जैसे गोरी नेहा हंसती है, तो नेहा की बात हो रही है और वो कौन है, गोरी, तो गोरी क्या हुआ, विशेषण, और नेहा क्या हुआ, विशेष्य। विशेषण के कुछ भेद हैं कि 4 प्रकार के। सार्वनामिक, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक। जैसे यह मेरा घर है, तो यहाँ पे यह क्या है, सर्वनाम। वह किताब फटी है, तो यहाँ ये क्या है, सर्वनाम। उसके बाद है गुणवाचक, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, आकार, रंग, दशा कुछ भी बताए है ना, वो क्या हुआ, गुणवाचक। ये मेरी नई कुर्ती है, तो यहाँ पे नया क्या होगा, गुण है उसका। परिमाण की बात करते हैं, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण, तोल, माप का बोध करे, वो क्या हुआ, परिमाण। तो अब इसके टोटल भेद कितने हैं परिमाण के, इसके भी 2 भेद। पहला निश्चित, 4 सेर दूध ले आओ 10 किलो, है ना। अनिश्चित, बहुत घी, थोड़ी थी, है ना, अधिक, ये सब कुछ आ गया। संख्यावाचक, ध्यान देने वाली बात, जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो। इसके टोटल कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है, और इसी में क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो ध्यान से समझिए, जब हम गणना कर रहे हैं 1 2 3 4, तब क्या हुआ, संख्यावाचक। जब हम क्रम की बात कर रहे हैं, पहला दूसरा, अब दूसरे के पहले हमेशा क्या होगा, पहला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात होगी, क्रम की बात होगी। आवृत्ति यानी कि जब आपको लगे कि उसका पहले का दुगना, फिर उसका दुगना, तिगुना, चौगुना, गुना आ गया जहाँ पे, वहाँ क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। समुदाय, चारों के चारों, आठों के आठों, ये ग्रुप को शो कर रहे हैं। प्रत्येक, हर एक का जहाँ पे बोध हो, वो प्रत्येक। प्रविशेषण क्या है, जो शब्द विशेषणों का भी की भी विशेषता बता दें, ठीक। वह बहुत तेज है, हालांकि बहुत ना लिखता तो भी वो विशेषता थी कि वह तेज दौड़ता है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताई तो उसे क्या कह दिया, प्रविशेषण। सीता अत्यंत सुंदर है, ठीक है। अब विशेष्य, विशेषण और विधेय विशेषण, ये थोड़े अलग अलग हैं, इसे ध्यान से समझिए। काला घोड़ा दौड़ा, तो यहाँ पे विशेषण पहले आया, बाद में विशेष्य आया। जब विशेषण जो है वो पहले आ जाए ना विशेष्य से, तो वो क्या होगा, विशेष्य विशेषण होगा। अब धीरे से इसे समझिए कि अगर आपने पहले उसकी तारीफ करते तो वो क्या बन गया, विशेष, ठीक। ऐसे याद रखिए। यह जगह सूनी जान पड़ती है, तो जगह पहले आया, उसकी बात बाद में आई, तो ये क्या होगा, विधेय विशेषण। हमने कार्य पहले बताया, ठीक है। तो ये छोटे से क्वेश्चन है, कई बार यही 1 नंबर के इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अब विशेषण की अवस्थाएं देख लेते हैं। 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तरा और उत्तमा। जैसे मैंने कहा कि यह चैनल उच्च है, आप कहेंगे ठीक है और भी बहुत सारे।
अगर मैंने कह दिया यह चैनल उच्चतर है, मैंने किसी दूसरे चैनल के साथ कंपैरिजन कर लिया। अगर मैं लास्ट में ये बोलूँ कि यह चैनल आपके लिए उच्चतम है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि हाँ यह उच्चतम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, ठीक। तो जब हम किसी कंपैरिजन को छोड़ते ही नहीं है तो वो उत्तम कर दिया हमने उसको सबसे। नेक्स्ट है क्रिया। जिस शब्द में किसी काम का करना पाया जाए वह क्रिया है। जैसे रश्मि दौड़ना पसंद करती है तो वो कर रही है ना कुछ। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है जैसे दौड़, उसको क्या बोल देते हैं? धातु। धातु के भी दो भेद हैं। आप कहेंगे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर चीज़ सिलेबस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है, तो आप ज़रा सुन लीजिए। मूल धातु स्वतंत्र होती है, उसको किसी से लेना देना नहीं है कि तू पढ़ ले, वो पढ़ रहा है, पढ़, है ना, कहीं पे इसको लिंग वचन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यौगिक क्या होता है? वह पढ़ती है, वह पढ़ता है ना, तो इसमें क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं और इसमें ज़्यादातर प्रत्यय बन जाते हैं। पहला है प्रेरणार्थक। जैसे मैंने कहा कि ये उठो, उठवाओ, तो उठवाना, सुलवाना, ये मैंने क्या किया? काम करवाया। जिस क्रिया से पता चले कि करता क्या है, खुद काम नहीं कर रहा और किसी से करा रहा है, तो वो क्या, कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है यौगिक क्रिया। ये धातु के अंतर्गत ही आ रही है। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से प्रत्यय लगाना, जैसे चलना चलाना, इसने कुछ करना कराना तो है नहीं, है ना, इसका तो रोना धोना चलता रहेगा, तो ये सब क्या आ गए? यौगिक क्रिया में। नाम धातु क्या है? जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है, जैसे हाथ का बना दिया हथियाना और गर्म का बना दिया गरमाना। अब यहाँ पे आप दोनों को इसको समझना पड़ेगा, प्रेरणार्थक और नाम धातु को। सुलवाना और हथियाना में फ़र्क है, ठीक है। हम सुलवा रहे हैं किसी को तो कोई ना कोई होगा हेल्प के लिए, लेकिन हम हथिया रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? खुद से ही जोर जबरदस्ती, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया के भेद। सबने पढ़े हुए हैं सकर्मक, अकर्मक, लेकिन सकर्मक के आगे भी क्या होते हैं? दो क्रियाएं होती हैं, द्विकर्मक और संयुक्त। तो चलिए पढ़ते हैं। श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। अब यहाँ पे दो तीन काम आ गए कि किसने दी? श्वेता ने। किसको दी? रीना को। क्या दी? बांसुरी। तो ये दो काम आ गए। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वो सकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वो अकर्मक। छोटी सी बात है, याद रखिएगा। जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं वो क्या होते हैं? द्विकर्मक। कुछ अकर्मक सकर्मक क्रिया भी ऐसी होती है जो पूरा अर्थ नहीं दे सकती। उस अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूरक, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी बातें जो अपना पूरा अर्थ नहीं देती। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरक जो है वो पूरा करने का काम करता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। जब आपकी क्रिया ऐसी है जो अपना अर्थ पूरा नहीं दे पा रही, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या वर्ड जोड़े जाते हैं? पूरक वर्ड जोड़े जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे कॉमेंट सेक्शन में, तो पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया भेद। तो तीन क्रियाएं हैं, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया दूसरे शब्दों से न बनी हो उसे क्या बोलते हैं? मूल क्रिया। जैसे खाना, इसके आप अगर टोटे भी करेंगे जो भी कहेंगे आप इसको, मतलब आप इसको स्प्लिट करेंगे ना, तो स्प्लिट करने के बाद इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, खा और ना, है ना। तो ये क्या हुआ? मूल क्रिया। मूल क्रिया के साथ जो क्रिया यूज़ हो वो सहायक, जैसे हेल्पिंग वर्ब, वह करता है, मैं करता हूँ, ठीक। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो जो भी लड़की है वह पढ़कर सोती है, मतलब पहले वो पढ़ी फिर बाद में वो सोई, ठीक। क्रिया की अवस्थाएं अगर पूछ लें तो आपको बताना है कि उसमें तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला सामान्य, दूसरा विधि और तीसरा संभाव्य। अब सामान्य तो सिंपल कोई भी चीज़ अपने कह सकते हैं कि हो रही है ना, वह खा रही है, वह पी रही है, वह सो रही है। विधि में क्या होगा? वो बताया जाएगा कि कैसे हो रही है, परोक्ष या प्रत्यक्ष। परोक्ष जो अभी होगी फ्यूचर में, प्रत्यक्ष जो हो रही है प्रेजेंट में। संभाव्य ये भी फ्यूचर में ही आती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो आगे पढ़ेंगे। जिस क्रिया में विधान निश्चित हो कि ये काम होना है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सामान्य। जैसे अजय आया, राधा खेल रही है। कौन आया? राधा ना, या राधा ने खेल खेला। जिस क्रिया से प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव हो उसे क्या कहते हैं? विधि अवस्था, ठीक है। हम यहाँ खेलें तो यहाँ पे क्या है? विधि हो रही है और वो पूछ रहे हैं, प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं, डायरेक्ट पूछ रहे हैं। और यहीं पे आप मुझे पुस्तक दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है? आप मांग रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे, तो ये परोक्ष है।
जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध हो वो संभाव है। शायद, ज़्यादातर इसमें क्या होता है, डाउट ही होता है इसमें, तो जहाँ डाउट आ जाए वहाँ क्या है, संभाव्य है। अब पढ़ते हैं हम इसी में अविकारी शब्द। सो अविकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे अव्यय जो आप तोड़ नहीं सकते। टोटल कितने टाइप्स के हैं ये, 4। क्रिया विशेषण या एडवर्ब्स, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। देखो पहले हम विशेषण पढ़ के आए हैं, वो सिर्फ संज्ञा की बताते थे, यहाँ किसकी बता रहे हैं, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। टोटल कितने टाइप के हैं ये, 4 टाइप के। तो क्या है ये 4 टाइप, देखते हैं। सबसे पहला है समय। समय या कालवाचक, इसमें कब का भाव होता है, ठीक है, कि कोई चीज़ कब हुई। मात्रा परिणाम, यानी कि कितने का भाव होगा। जब भी कितना क्वेश्चन कर लोगे ना आप, तो यानी कि वहाँ मात्रा या परिमाणवाचक। उसके बाद स्थानवाचक, कहाँ पे, ये तो सबको पता हो जाता है, टाइम के लिए कब, और मात्रा कितनी आई, कितना लाया, है ना। रीतिवाचक कि कैसे आया, उसकी प्रोसेस ही रीति है। जैसे विधि पढ़ा था वैसे ही रीति है कि काम करने का तरीका क्या रहा, ठीक है। जिन वाक्यों में कहाँ का भाव निकले वहाँ क्या होता है, स्थानवाचक होता है। ये ट्रिक आप समझ सकते हैं इसको, यहाँ ट्रिक ही लिखा है, जितने भी नोट्स बनाए हैं, कोई बात नहीं। चलो, रमेश बहुत पढ़ता है। सो यहाँ क्या है, मात्रा का बोध है। रमेश कितना पढ़ता है, अपने कहेंगे बहुत पढ़ता है भाई। वह धीरे बोलता है, कैसे बोलता है, तो यहाँ रीति होगी, प्रोसेस होगी। कहाँ जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो वो स्थान हो गया। और कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, प्रतिदिन या जो भी क्वेश्चन है, तो वो काल हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं संबंध बोधक या प्रपोजिशंस बोलते हैं जिसको। जो शब्द आपने इन, ऑन, बिलो, ये सब वर्ड्स इंग्लिश में अगर आपने देखे हो जब अपने छोटे होते थे, है ना। तो जो शब्द संज्ञा के या सर्वनाम भी कह सकते हो, उसके बाद आकर उसी का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए। जैसे कौरव सेना समेत मारे गए, मतलब जो कौरव थे वो सेना के समेत, अब समेत है क्या वर्ड, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे संबंध बता रहा है कि उनके साथ यह चोरी कुछ दिन पहले हुई है, ठीक है। तो इससे पहले की बात बता रहा है वो। राम के आगे, मतलब यहाँ पे उन्होंने संबंध बताया कि किसके आगे, राम के आगे। मोहन के बिना, तो जब तक पहले के बिना दूसरे का काम ना चले ना, तो वहाँ संबंध है, ठीक। अब पढ़ते हैं समुच्चय बोधक या कंजक्शंस, ठीक है। जब जोड़ते हैं अपने दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं समुच्चय। 2 प्रकार के हैं, संयोजक और वियोजक। 2 वाक्यों को अगर जोड़ दे तो संयोजक और तोड़ दे तो वियोजक, लेकिन होंगे किस में, ये समुच्चय में। जुड़े तोड़े जैसे मर्जी रहे, रहते समुच्चय में ही है, ठीक है। हंस, जो यहाँ पे हंस की बात है, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, ठीक है। ये आपको स्टोरी पता होगी या कुछ भी, कि वो चोंच डालता है दूध में, तो जो पानी है वो अलग हो जाता है और दूध के क्या टुकड़े से बन जाते हैं और वो खा लेते हैं, यानी कि पनीर टाइप्स। तुम बहुत मेहनती थे लेकिन तुम सफल न हो सके, क्योंकि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी पहले वाली, है ना। पर हम सारे सफल होंगे क्योंकि हम सारी वीडियोस देख रहे हैं। यहाँ बात क्या हो रही है, हम जोड़ रहे हैं कि किस किस को उसने किया, दूध और पानी, क्या हो सकता था लेकिन क्या नहीं हुआ, है ना, तो तोड़ दिया। विस्मयादि बोधक, ये होते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे आपको कोई गम हो, खुशी हो, क्रोध हो, जो भी भाव हो, ठीक है, वाह क्या छक्का मारा है, तो ये हर्ष हुआ। ओहो, एक ओहो होता है, एक ओह होता है, ठीक है, तो ये हर्ष है, ठीक है। और ओहो जो होएगा वो विषाद में आएगा, हाय ये क्या हो गया, है ना। अब निपात क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें से। वाक्य में किसी शब्द के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल दे वो निपात है। जैसे उसके बिना भी काम हो सकता है, ऐसे ही बिना किसी बात का। वो इस बात को एक मूर्ख भी जानता है जब जोर ज़्यादा दे दिया, ठीक है। राम ने ही मारा होगा तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पे एक जोर दे के बात कही है, ठीक है। उसके बाद है लिंक, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन, क्योंकि आप, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जामरी चैनल पे। तो हिंदी व्याकरण सीरीज़ हम कर रहे थे, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है लिंग। अगर आपने एग्जामरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी मोटिवेशन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने प्रकार हैं, तो हम कहेंगे 2, जो कि है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
तो अगर स्त्री वर्ग का कोई बोध करवा रहा है तो वो स्त्रीलिंग में होगा, और अगर पुरुष वर्ग का बोध करवा रहा है तो वो पुल्लिंग में। अब कई बार वर्ड ऐसे आ जाता है जो हमें पता नहीं लगता कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, जैसे कि सिंधु। अब आप इसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी क्या कहेंगे, है ना। सो कई ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे अच्छा और अच्छी, ये हमें पता लग रहा है कि लिंग जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अपवाद क्या है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग आते हैं, ठीक है। दोनों ही लिंगों में इसका प्रयोग हो जाता है। देश, मित्र, प्रधानमंत्री, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा। कुछ चेंजेस हैं, जैसे कवि का अगर हम शुद्ध रूप देखें तो क्या है, कवित्री, विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, महान का महती। ये सिर्फ वही लिखे हैं जो कुछ चेंज है। अच्छा अच्छे, ये लड़का लड़की आप ये सब जानते हैं कि बुरा बुरी, ये कई इजी होते हैं लिंग, लेकिन कभी कभी हम डाउट में हो जाते हैं, जैसे साधु का साध्वी, लेखक का लेखिका। कुछ और भी लिंग हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल हम एक रिवीजन नोट्स चला रहे हैं। तो नेक्स्ट है वचन। वचन हिंदी में दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन यानी कि प्लूरल सेंटेंसेस, और एक वचन सिंगुलर की बात हो रही है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू आए, कभी भी आंसू आया नहीं होता। केस, क्योंकि ये सभी पहले से ही प्रचुर मात्रा में है। समाचार, प्रजा, रोम, होश, प्राण। कोई भी अगर दर्शन की बात है, हस्ताक्षर की बात है, लोगों की बात है ना, तो ये सभी पहले से ही क्या है, पुल्लिंग, वचन है। सो कुछ शब्द हमें एक वचन में ही बोध करवाते हैं कि ये एक वचन है, जैसे कि जनता, माल, सोना, घृणा, प्यार। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही रहती है। आदर सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं। अब वो है तो एक ही, लेकिन हमने उनको रिस्पेक्ट दी, जिसकी वजह से बहुवचन में हमने ये बात की। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, था भी कह सकते थे, लेकिन हम रिस्पेक्ट के लिए भी बहुवचन का यूज़ करते हैं। नोट करने वाली बात है कि कभी भी अनेकों नहीं होता, हमेशा अनेक वर्ड ही है, क्योंकि ये समय में ही क्या है, बहुवचन। जैसे बाग में अनेक वृक्ष थे, वहाँ अनेक लोग हैं। अब हम बात करेंगे कारक की। कारक या विभक्ति, जो शब्द कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। जैसे आपने छोटे होते ये लर्न किया होगा सॉन्ग, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पे पर, संबोधन हे अरे। इसी में कुछ वर्ड साथ जुड़े हैं, आपको इसे पढ़ना चाहिए। जैसे कर्ता ने, कर्म को करण में से भी आता है और के द्वारा भी आता है। संप्रदान के लिए भी आता है और साथ में को भी आता है। अपदान जब अलग होने का भाव है तब से आता है, ठीक है। जैसे कोई पुस्तक है, उसको आपने उठा के कहीं और रखा है, अलग हो रही है वो चीज़, ठीक। संबंध दर्शाने के लिए का, की, के, ना, नी, ने, ये सारे वर्ड्स का यूज़ होता है। अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन में हे, हो, अरे, ये सब। कर्ता कारक क्या है, जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है। जैसे लड़की स्कूल जाती है, अब कर्ता ने, अब आप कहेंगे नहीं तो आया नहीं, लेकिन जब कर्ता की ही बात हो रही है, वो कुछ क्रिया कर रही है, ठीक है, सो उसमें कर्ता कारक। ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल या भविष्य काल वाक्यों में न होकर केवल भूतकाल में ही होता है। जब पास्ट होगा, राम ने रावण को मारा, तो ये पास्ट चीज़ होगी ना। प्रेजेंट और फ्यूचर में आप ने वर्ड नहीं देखेंगे, लेकिन कारक वहाँ करता होगा। पहचान कैसे कर सकते हैं आप, कि क्वेश्चन कर लो, कौन हंसा, वह हंसा, तो वह हंसा में भी कौन आ गया, हालांकि ये है अकर्मक क्रिया और इसमें ने भी नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन करता है। कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े, ये हमने स्पेशली बहुत बार रीड किया हुआ है, लेकिन इसको समझेंगे अभी। कर्म कारक के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसको, सीमा ने तनिषा को पीटा। नेक्स्ट बात करते हैं करण कारक की, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, उस संज्ञा या साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे स्नेहा ने, जो स्नेहा है वो पेन से लिखती है या लेखनी से लिखती है, तो वो जिस से लिख रही है, जिसकी हेल्प से वर्क हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा, करण कारक। नेक्स्ट है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, किसी के लिए,
बच्चों को गेंद दे आओ। किसके लिए क्रिया हो रही है? बच्चों के लिए। सुरभि भाई के लिए मिठाई लाई। सो यहाँ भाई के लिए मिठाई लाई तो वो किसी के लिए वर्क हो रहा है। अपादान, संज्ञा सर्वनाम से वस्तु का अलग होना पाया जाना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे पत्ता गिर चुका है, अलग हो चुका है, इसीलिए क्या यूज़ हुआ? अपादान। हालांकि से वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है संबंध। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो। जैसे मेरी घड़ी खो गई, तो घड़ी किसकी थी? मेरी थी, तो यहाँ मेरा उससे संबंध है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। जैसे मेज़ पर पुस्तक रखी है, हमने उसको एक आधार प्रदान किया। उसके बाद है संबोधन, किसी को पुकारने के लिए, और ये सबसे इजी लगता है मुझे क्योंकि इसमें आपको देखते ही पता लग जाता है कि हम किसी को पुकार रहे हैं, हे प्रभु कृपा करो। और ये भगवान जी से मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि आप पर कृपा बने रहे और इस चैनल को आप अपना स्टार्ट करते हैं हम वाक्य के साथ। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता लग जाएगा कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन ये आते हैं। आप लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स में ही देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप एग्जाम जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लास्ट वीडियोज़ अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। वाक्य, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य के अनिवार्य जो तत्व हैं वो टोटल कितने हैं? 6। सबसे पहले वाक्य की सार्थकता होनी चाहिए। जैसे मीना है, सो अगर इसमें सार्थकता नहीं है तो यह कोई वाक्य नहीं है। ठीक है, मीना डॉक्टर है, तो इसमें एक सार्थकता आई। सो वाक्य में क्या क्या 6 चीज़ें होनी चाहिए? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा यानी कि इच्छा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। अब इन सब की बात आगे करते हैं। वाक्य के कुछ अंग हैं। अगर आपसे तत्व पूछे तो 6 और अंग पूछे तो 2। कौन कौन से अंग? उद्देश्य और विधेय। अब आप कहेंगे कि ये होते क्या है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अनुराग खेलता है, तो कौन खेल रहा है? अनुराग। और वो क्यों खेल रहा है? वो क्या होगा? विधेय। ठीक है, कि कर क्या रहा है या क्यों कर रहा है। जब भी ऐसा आंसर मिले तो वो विधेय होगा। सो हमने सीखा कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य, और वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो क्या है? विधेय। वाक्य के भेद क्या हैं? 2 प्रकार के, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 तरह के हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला विधानवाचक, जैसे वर्षा हो रही है, तो इसमें नेक्स्ट है निषेधवाचक, मैंने खाना नहीं खाया। सो नहीं खाया इसीलिए निषेधवाचक। आज्ञावाचक क्या है? कि बाजार जाकर फल लाओ, तो उसे आज्ञा मिल रही है। प्रश्नवाचक आपको सब पता है कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सो यह क्या है? तो प्रश्नवाचक। इच्छावाचक क्या होगा? तुम्हारा कल्याण हो, ये मैं इच्छा कर रही हूँ कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका पेपर पास हो। संदेहवाचक, शायद शाम को वर्षा हो, तो अभी यहाँ पे शायद आ गया तो यहाँ संदेह है, लेकिन ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो संदेह प्रकट करते हैं। फिर है विस्मय। विस्मय क्या होगा? जब आप हैरानी प्रकट करते हैं या खुशी प्रकट करते हैं, शाबाश अच्छा काम किया। संकेतवाचक क्या है? यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाओगे, करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसे मान सकते हैं। तो ये संकेत दे रहे हैं। उसके बाद है रचना के आधार पर। सो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। पहला है सरल या साधारण, इसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। वह खाना खाता है, क्या कर रहा है? वह खाना खा रहे हैं, एक ही काम है, तो वो सरल है। संयुक्त क्या होगा? 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जब योजकों से हम जोड़ते हैं। अब योजक क्या होते हैं? जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सारे योजक हैं। जब इससे हम सरल वाक्य 2 जोड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? वो संयुक्त। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो विधेय है कि पहले तो वो गया है फिर बाद में वो लौट कर आया है, तो 2 चीज़ें जोड़ी हैं। लेकिन मिश्रित कुछ डिफरेंट है। जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी कि मेन चीज़ उपवाक्य हो और अन्य आश्रित हो, मतलब उस पर डिपेंडेंट हो, जिसके बिना बात ना बने। तो जैसे इसमें कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कि, जो, क्योंकि, जितना ये उतना वो, जैसा ये वैसा वो, जब ये तब वो, जहाँ ये वहाँ वो, जिधर इधर उधर, है ना, अगर यदि तो, और लास्ट है यद्यपि तथापि। तो ये सब वर्ड जब आपको मिलें तब आप मान लीजिएगा कि वो मिश्रित है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
प्रधान उपवाक्य और उस पर कुछ आश्रित हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो मैं जानता हूँ, ये कौन जान रहा है, वो पर्सन जान रहा है, तो ये मेन हो गया और उस पर डिपेंडेंट हो गए ये वाले वाक्य कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब की आ गया तो इससे आप बात के पहले वाली बात जानना चाहोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विराम चिन्ह। अगेन मैं कह रही हूँ कि आपको हिंदी व्याकरण अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ ही जाता है। किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है कि ये तो मुझे आते हैं। अर्थ देखते हैं। विराम का मतलब रुकना या ठहरना। हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह टोटल कितने हैं? 18। सबसे पहला पूर्ण विराम, जो सीधी रेखा हम बना देते हैं, वह खाना खाता है। अर्ध विराम, कॉमा एंड देन एक कॉमा आ जाता है, सेमी कॉलन कहते हैं इसे। अल्प विराम की अपेक्षा ये अधिक देर तक रुकता है, जैसे MA B.Ed, तो हम उससे ज़्यादा रुकें। अल्प विराम क्या है? एक सिंपल कॉमा। अर्ध विराम की तुलना में कम रुकना। हाँ, लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हम रुके। प्रश्नवाचक सबको पता है वहाँ क्या रखा है जब क्वेश्चन हो। विस्मयादिबोधक, वाह, हाय, ये आपके भावों को प्रकट करता है। उद्धरण चिन्ह, अब इसका नाम सबको इन्वर्टेड कॉमा पता होगा। उद्धरण चिन्ह जब नहीं पता होता और वहाँ क्वेश्चन आ जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि निम्न में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है। अब हमें पता ही नहीं है कि इनको क्या कहते हैं, तो फिर कैसे करेंगे ना। तो याद रखना है, नाम जितना बड़ा उद्धरण उतने ही बड़े इसके काम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ को शो करने के लिए यूज़ होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है? एक हाइफन शेप होता है। पाप पुण्य, दो सिमिलर या अपोजिट वर्ड्स को ये जोड़ता है। निर्देशक, ये क्या है? संवाद सूची में नाम लिखने के लिए प्रयोग होता है। जैसे रमेश अब ये कुछ कहेगा तो उसके लिए हम एक लॉन्ग ये हाइफन लगाते हैं, तुम कहाँ रहते। कोष्ठक कई तरह के हैं, आपने ये देखे हैं कोष्ठक सारे, ठीक है, और ये हिंदी में वैसे कम यूज़ होते हैं। हंसपद या त्रुटिबोधक, जब आपकी कोई गलती को होगी हो और आपने उसमें ऐड करना हो कोई वर्ड, तो ऐसे आप ऐड करते हैं। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, लेकिन कौन सा? जन्म से तो इसने ऐड किया उसको। रेखांकन चिन्ह, जब हम उसे अंडरलाइन करते हैं किसी चीज़ को। लाघव चिन्ह, ये हम बहुत बार देखते हैं, जैसे MA BA लिखना होता है तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, संक्षिप्त रूप के लिए इसे हम लिखते हैं। फिर है लोप चिन्ह, जब हमने डॉट 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 शो करना है। परीक्षा आ गई, मतलब हम शो कर रहे हैं डॉट डॉट कि अब वो आ गई। अपूर्ण विराम, जब वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, डबल डॉट। पुनरुक्ति सूचक, ये जो कॉमे आप पहले पढ़ के आए हैं उससे डिफरेंट है। विवरण चिन्ह, तो हम जब किसी का विवरण देना चाहते हैं। तारक, ये इसका सिंबल है पाद टिप्पणी के लिए, यानी कि जब कुछ एक्स्ट्रा में बताना हो। योग प्लस करने वाला, ये यहाँ पे हिंदी में बहुत कम यूज़ है इसका। तुल्यता सूचक, इक्वालिटी साइन। तिर्यक रेखा स्लैश अथवा या में इसका यूज़ होता है। समाप्ति सूचक, ये आपने कई बार डिज़ाइन बना देखा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये समाप्ति के सूचक हैं। अवतरण चिन्ह, जो सिंगल कॉमाज होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सिंगल कॉमा और डबल कॉमा कहाँ यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं काल जाते जाते। तो काल के 3 भेद आपको पता है, वर्तमान भूत भविष्य है, लेकिन वर्तमान के टोटल कितने भेद हैं? वो हैं 5। पहला है सामान्य वर्तमान, वह पढ़ता है। फिर तात्कालिक वर्तमान, वह पढ़ रहा है, पढ़ता है ओके, लेकिन वो पढ़ रहा है, यानी कि अभी भी वो कंटिन्यूस है वर्क। पूर्ण वर्तमान, वह पढ़ चुका है, अब वो कंप्लीट हो गया वर्क। संदिग्ध वर्तमान, वह पढ़ता होगा, अभी श्योरिटी नहीं है। अब संदिग्ध में क्या होता है कि आपको डाउट हो जाता है कि ये कहीं फ्यूचर वाला आंसर तो नहीं है। संभाव्य वर्तमान, वह पढ़ता हो। अब होगा और हो, इसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपके क्वेश्चन का ये आंसर आने वाला है। भूतकाल के 6 भेद। सामान्य भूत, सीता गई, ठीक। आसन्न भूत, सीता गई है। पूर्ण भूत, सीता गई थी, हालांकि वो चली गई है सब में, ठीक है, लेकिन अगर वो रीसेंट है तो आसन, और अगर वो चली गई पता नहीं कब गई, लेकिन बहुत पुरानी बात होगी, ठीक है। अपूर्ण भूत, सीता जा रही थी, अब पता नहीं कि वो पहुंची कि नहीं। संदिग्ध भूत, सीता गई होगी, तो अगेन यहाँ पे क्या आ गया? एक डाउट। हेतु भूत, तो ये जो होता है ना, ये बहुत क्वेश्चन में आता है कि सीता जाती, तो यानी कि क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, ठीक है। काश सीता जाती, अब पता नहीं सीता गई कि नहीं गई। भविष्य काल, इसके 3 भेद हैं। सामान्य, शेखर पढ़ेगा। संभाव्य, संभव है शेखर पढ़े। हेतु, इसमें कोई होगा नहीं है।
हेतु हेतु भविष्य क्या है, छात्रवृत्ति मिले तो शिखर पड़े, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आस लगाई गई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे समास, आप लगाई रखिए आस, और एग्ज़ाम जी चैनल को कर दीजिए आप। स्वागत है आपका एग्ज़ाम जी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे समास को। हिंदी व्याकरण की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुके हैं। CDP हमने सारी कंप्लीट करवा दी है, अब हिंदी कंप्लीट बस होने वाली है। सो समास में क्या है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दो शब्दों से मिलकर बने दो या दो से अधिक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, ये संक्षिप्त वर्ण उसको बना देता है। समास के कुछ भेद हैं, और ये जो भेद हैं टोटल 6 हैं। पहला, अव्यवी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अक्सर इसी में डाउट रहता है कि अव्यवी कब आता है। सो इसका जो पहला पद है वो प्रधान होता है, या पूर्व प्रधान कह सकते हैं, और इसकी पहचान करने का तरीका, इसमें उपसर्ग लगा होता है। अनु, आ, प्रति ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे प्रतिदिन। सो ये पूर्व पद जो है इसमें, जो इसका फर्स्ट वाला वर्ड है, ये ही क्या है, अव्यवी भाव को दर्शाता है। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। सो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। देखिए, प्रथम पद होता है जो फर्स्ट में आए, ठीक है, उत्तम पद जो बाद में आए। जैसे, और इसमें एक और चीज़ है, उसमें जैसे उपसर्ग थे ना, इसमें क्या होते हैं, कारक चिन्ह छुपे होते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो इसको आपने जब ओपन किया तो इसको इतने सारे लेटर बन गए। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष। करुणापूर्ण यानी कि करुणा से पूर्ण, यानी कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सो संप्रदान। धनहीन, धन से हीन, अपादान। राजपुत्र, राजा का पुत्र। सो संबंध शो हो रहा है इसमें। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी कि अधिकरण। कुछ अन्य तत्पुरुष भेद हैं। ये नन तत्पुरुष समास जो है वो बहुत फेमस है क्वेश्चंस में। सो पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक जो वर्ड आ जाए, जैसे अन, न या ना या गैर, तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे अधर्म, अनावश्यक, गैर वाजिब, अनिष्ट, तो ये सारे तत्पुरुष में आते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो उसमें हमने पढ़े थे, लेकिन अगर आपने उसमें ध्यान दिया हो तो उसमें प्रधान पद क्या था, फर्स्ट था, ठीक है, और पॉजिटिव सारे थे। इसमें क्या आ जाते हैं, नेगेटिव, ना की बात हो रही है। फिर है कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। विशेष्य जिसकी तारीफ की जा रही है। एक पद उपमान तथा दूसरा पद क्या होगा, उपमेय होगा। सो विशेषण क्या है, विशेषता बताने वाला, और विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बता रहे। नील गगन, नीला है जो गगन, तो गगन की विशेषता बता रहे। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। सो हमने क्या पढ़ा कर्मधारय समास में कि पहला पद जो है वो विशेषण और दूसरा क्या हो, विशेषण, यानी कि उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय, ये अब थोड़ा ध्यान से समझिए। उपमेय क्या हो, जिसकी उपमा दी जा रही है, ठीक है, और उपमान क्या है, जिससे उपमा की जाए। जैसे कनक के समान लता, कनक लता, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कनक के समान बता रहे हैं, ठीक है, तो ये उपमान हो गया। उपमेय क्या हुआ, लता की बात हो रही। धन, घनश्याम, तो घन के समान श्याम। द्विगु, ये बहुत इजी है याद करना। इसमें क्या आ जाएगा, संख्याएं आ जाएंगी। पहला पद हमेशा क्या होगा, संख्यावाची। जैसे त्रिफला यानी कि 3 फलों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। और फिर नेक्स्ट है नवग्रह, 9 ग्रहों का जो होता है प्रदेश है ना, सो नवग्रह हो गया। द्वंद्व समास, अब देखो इसमें वर्ड द्व और द्व है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर 2 लेटर होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के विलोम ही होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं राम और लक्ष्मण, अब आप कहेंगे ये कैसे विलोम हुए, है ना, तो यहाँ तुलना की जा रही है कुछ, जैसे उनके बिहेवियर या उनका कैसा व्यवहार था, ठीक है। जैसे एक बिल्कुल शांत थे, तो उसी में दूसरे जो लक्ष्मण थे वो थोड़े से जल्दी बिहेव करते थे, जल्दी से रिएक्ट करते थे। सो यहाँ पे राम लक्ष्मण, सुख दुख, माता पिता, तो अब आप कहेंगे ये तो अपोजिट नहीं हुआ, तो सिर्फ एक ट्रिक है आपको याद करने की, अपोजिट हुआ या नहीं हुआ, उसमें आप लिंग वचन भी हो सकते हैं, है ना।
लेकिन ये सब आते किस में, द्वंद्व में आते हैं। जब आपको हाइफन लगा मिल जाए तो ज़्यादातर द्वंद्व समास ही होता है। बहुव्रीहि, जब कोई पद प्रधान नहीं होता और कोई नया ही शब्द बन जाए, जैसे दशानन। अब जब भी ये नाम आता है हमें पता लग जाता है कि रावण की बात हो रही है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, तो ये कौन है, विष्णु जी। एक दांत, अब एक दांत किसका था, तो गणेश जी का। सो आपको सबको आइडिया हो जाता है कि उन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संधि की। संधि होती क्या है, संधि 3 प्रकार की होती है। इसका मतलब भी जुड़ना ही होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सो स्वर में कितनी संधि है, 5 प्रकार की संधि। जब स्वर में स्वर मिल जाए, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण आदि। अब दीर्घ क्या है, जब आप कुछ स्वर जोड़ें और उसमें बड़ी मात्रा बन जाए, जैसे आ या आ को मिलाएं, कैसे भी मिल सकता है ये, तो हमेशा क्या बन रही है, बड़ी मात्रा, यानी कि आ, परमार्थ, परम प्लस अर्थ। इसमें ई और ई का मिलाकर हम क्या बना रहे हैं, कविंद्र, कवि और इंद्र। ऐसे ही ऊ का लघुर्मी, लघु और उर्मी। इसमें क्वेश्चन ये छोटा ऊ बड़ा ऊ करके दे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर है री वाला, तो होत्रिकार, तो यहाँ पे होत्र और रिकार लिखा हुआ है। गुण संधि, गुण को मैंने कैसे याद किया था, इसमें एक ही मात्रा या एक ओ की मात्रा ही आती है, तो ये गुण बन जाता है, ठीक है। सो अ या आ ई से मिलकर ए बना रहे हैं, सो देवेंद्र, तो इसमें मात्रा तो एक ही आई ना। वैसे ही आ और ओ, चंद्रोदय, तो द्र और ऊ मिल गया। ऐसे ही नेक्स्ट है री, ये अर वाली जो साउंड है वो भी इसी में आती है, महर्षि, ठीक है, महा और ऋषि बना दे जो। उसके बाद है वृद्धि संधि। सो वृद्धि में क्या होगा, जैसे पहले गुण था तो गुण में सिंगल मात्रा आ रही थी, अब वृद्धि यानी क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी हमेशा बुजुर्ग होते हैं, सो यहाँ पे डबल चीज़ें आएंगी, ठीक है, जैसे औ ऐसे करके, और यहाँ पे ए की मात्रा आनी थी। तत्व यानी कि तंत, एव, वनौषध यानी कि वन और औषधि, तो जब डबल साउंड आए तो वो वृद्धि संधि है, ठीक। यण संधि, इसमें क्या होगा, स्वर के बाद असमान स्वर आता है, जैसे अब ई के बाद तो ई बन रहा था ना, लेकिन यहाँ पे कोई और स्वर आ जाए, अ आ जाए, ऊ आ जाए, कुछ भी, तो जब असमान स्वर आता है तब यण बनता है। और यण में य से याद रखिएगा, ये वेर है, यही सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे यद्यपि, तो यदि अपि, अब ई के बाद अ आ गया। सुआगतम, सु, ऊ के बाद वैसे तो ऊ आता है, लेकिन यहाँ पे आ गया, तो इसमें डिफरेंट स्वर आने की वजह से साउंड क्या बन गई, य व र बन गई। अब री के बाद अ आने की वजह से धातुंश बन गया। नेक्स्ट है, इसी में एक लाइन रीड कर लेते हैं। असमान स्वर का यहाँ पे अर्थ जो कि मैंने बता दी है आपको, कि स्वर पद में पहले आ चुका है ना, जैसे ई आ चुका है, तो अब होना क्या चाहिए था, कैपिटल ई, बड़ा ई आ जाए, छोटा ई आ जाए, लेकिन हुआ क्या, कुछ डिफरेंट वर्ड आ गया, ठीक है, दूसरा स्वर आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अयादि संधि। इसमें क्या नियम है कि एक के साथ असमान स्वर है। अब वहाँ तो यारे बनता है, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड बनते हैं, अय, आय, अव, आव। जैसे नयन, आप कहेंगे ये तो य बन गया, पर आप मुझे बताइए कि न तो बन गया क्या, नय, न, या न, यन, ये कुछ बना नहीं। सो आपने देखना है कि कहीं अय साउंड तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ने, अन, गे, अक, श्रो, अन, धो, अक। अब आप कहेंगे इसका मीनिंग, तो इनके भी हिंदी भाषा में मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। पहले हमने 5 प्रकार पढ़ लिए स्वर के, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो इसमें ट्रिक क्या है, ज़्यादातर डबल लेटर्स आते हैं, च, ज, ट, न, ल, ये संधि में आ जाएं, ठीक है, तो वर्ड क्या बन जाता है, त उसमें ज़रूर होता है, ठीक है। सचित, सत्व और चित, सज्जन, सत्व और जन, तो आपको याद रखना है च, ज, ट, न, ल, तो ये जब भी आएगा तो हो क्या रहा है, त की आवाज़ आ रही है। सज्जन, सतजन, तट्टिका, तत् और फिर टीका, जगन्नाथ, जगतनाथ, उल्लास, उत्तरलास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब त आता है, ठीक है, तब वहाँ पे साउंड, अगर हाफ त आ रहा है, आधा त आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा द आधा आएगा। पहले च था, अब त ही खुद आ गया। अब जब खुद ही त आ गया तो उत थोड़ी बनेगा, तब नेक्स्ट वर्ड क्या बनता है, द। उद, ना, उत्थान, तो उत्थान बन गया। सत्कर्म, सदकर्म। नेक्स्ट है ट्रिक, वर्ग के पहले अक्षर। अब आप कहेंगे पहला कौन सा, आपने हिंदी जब अपने पढ़ते हैं तो ऐसे वर्ग पढ़े हैं ना,
तो इसका जो पहला पहला अक्षर है, ठीक है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है, आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे यदि तीसरे वर्ण अगर पहला मतलब पहले के साथ तीसरा वर्ण आया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यदि तीसरे वर्ण को हम डालें तो वो पहला वर्ण बन जाएगा, पांचवें को डालें तो पहला। जैसे जगदीश, तो वो हुआ क्या, जगत और ईश बन गया। वागीश, वाक और ईश बन गया। षण्मास, षट और मास बन गया। सुबंत, तो सुप और अंत बन गया। हुआ क्या कि आपने वागीश जब देखा तो वो क में चेंज हो गया, ठीक है। आप कोई भी थर्ड और फिफ्थ रो में से कोई भी लेटर लेंगे, वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट में चेंज होगा। मतलब चेंज होने के लिए आप ये चेक करना कि आपको हिंदी वर्णमाला आती है अच्छे से। जैसे षण्मास था तो वो ट बना, क्यों, क्योंकि इसके ण के ऊपर जस्ट क्या था, यहाँ पे ट था। नेक्स्ट देखते हैं, त और द के बाद हमेशा श हो जाता है। जैसे अब त द किस में चेंज किया इन्होंने, च और श को छ में। सत छात्र, सत और शास्त्र। उच्चिष्ट, उत और शिष्ट। तो च साउंड त में और जो छ है वो श में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप कहेंगे याद कैसे रहेगा, 2-3 बार वीडियो देखेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। म हो तो उसका चेंज कैसे होगा, अनुनासिक में। जैसे संकल्प, अब होता क्या, ऊपर क्या आ जाती है, बिंदी। किंचित, तो किंचित। स के पहले अगर अ या आ छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, श में। नि सिद्ध, तो क्या बन गया, निषिद्ध बन गया। बस आ ये नहीं आने चाहिए। युधि स्थिर, तो युधिष्ठिर बन गया। तो श में चेंज हो गया ना ये। अब ये हम पढ़ किस में रहे हैं, व्यंजन में ही है। च छ खो, तो वो च जो है वो हट जाता है, ठीक है, और छ आ जाता है। जैसे परिच्छेद, तो परि था और छेद था, बीच में क्या आ गया, च। लक्ष्मी छाया, तो लक्ष्मी छाया। जब अपने फास्ट उसको बोलते हैं तो खुद से ही लुप्त हो जाता है। विच्छेद, 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 तो च उसमें आ रहा है ना। नेक्स्ट है अब विसर्ग संधि। ओ का विसर्ग कैसे होता है, अब देखो, अधो वस्त्र, जो ओ है वो किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे विसर्ग में। मनोफूल, मनोकूल। यशोदा, यशोदा। मनोविकार, मनोविकार, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है श श स हो, तो इसका विसर्ग कैसे होगा, निश्चल, दुष्ट, विस्तार, नमस्कार। तो बस उसको हटा दो, उसकी जगह क्या लगा देंगे आप, विसर्ग। उसके बाद श श और स, ये जो वर्ड हैं ये आपस में ही सेम साउंड ही दे रहे, तो ये क्या होंगे, आधे वाले हो जाएंगे। जैसे जो आधा वाला इसका दुशील है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में। निस्संदेह है, तो निसंदेह, जो हाफ वाला लेटर था वो किस में चेंज हो गया, विसर्ग में। आधे रो को हटाकर विसर्ग कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे निर्गुण, नि और गुण। दुर्गम, दो और गम। निराशा, नी और आशा। अब नेक्स्ट इसमें ट्रिक है कि ई या ऊ के बाद अगर रो तो वो कैसे चेंज होगा, नीरज, तो नी और रज, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, जो बड़ी की मात्रा थी उसको छोटा कर दिया और साथ में क्या लगा दिया है, विसर्ग लगा दिया। निरोग, नीरव। फिर है स्वर्ग। स्वर और विसर्ग, स्वर हो जैसे स्वर स्वर, विसर्ग और स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। अतैव का क्या बन गया, अतैव, इकट्ठा। यश इच्छा, यश इच्छा। अब है तो ये सेम, कोई चेंज नहीं हुआ, बस क्या हटाया है, विसर्ग। अ या आ के बाद ये प क व ये ऐसे वर्ड आ जाएं तो विसर्ग जो है वो नहीं हटता। जैसे प्रातः काल, तो इसमें हटा, नहीं हटा। मने कल्प, तो ये हटा, नहीं हटा। तो आपको ये याद रखना है। उपसर्ग प्रत्यय छोटे से हैं, देख लेते हैं। मूल शब्द के जो आगे जुड़े वो क्या है, उपसर्ग है। जैसे आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वीर, निर, निस, दुर, दुष, प्र, प्रा और प्रतिपरि। प्रहार, तो प्र प्लस हार। एक शब्द में 2 उपसर्ग भी हो सकते हैं, जैसे अप्रत्याशित, प्रत्याशित, प्रति आशाइत। तो हुआ क्या, उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी है और उसमें की प्रत्यय भी है। सो पीछे जो शब्द बचे उसका अर्थ ज़रूर निकलना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसका अर्थ ना निकले। निर्बल, तो निर्बल बन रहा है दुशासन, तो दुशासन। अभ्यास, अभ्यास। अत्यधिक, अति अधिक। देखते हैं प्रत्यय को, जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय। अब भेद होते हैं इसके कृदंत और तद्धिंत।
सो धातु के अंत में जो जुड़े होते हैं वो कृदंत, और धातु के बिना अगर कहीं लगे हो तो वो तद्धिंत। जैसे संज्ञा विशेषण भलाई, तो भला प्लस आई, घुमक्कड़ घूमना, और फिर अक्कड़। कभी कभी एक शब्द में दो प्रत्यय भी हो सकते हैं। समझदारी, समझदार और ई, तो इसका मूल शब्द में दो प्रत्यय भी आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी प्लीज़ आप इस चैनल को, हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आपका एग्जाम चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम पढ़ेंगे रस। अब आप सोचेंगे कि ये तो हमारे टॉपिक में ही नहीं है, तो अगर नहीं भी है तो भी आप एक बार इस पर नज़र ज़रूर मारिए, क्योंकि रिसेंट एग्जाम्स में कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य की आत्मा किसे माना गया? तो उसका आंसर होगा रस। अब रस के अंग कितने हैं? तो टोटल इसके 4 अंग हैं। स्थायी भाव क्या होता है? प्रधान भाव या मुख्य भाव इसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे गुस्सा आ जाता है, युजोत्सव, यानी कि कभी आपको ऐसा लगता है कि काश मेरे पास ऐसी चीज़ होती। खुशी का, आनंद का, है ना, वो सही सारे भाव क्या हैं? इसी में आते हैं। टोटल रस 9 तरह के होते हैं। रस का आधार इन्हीं कहते हैं। किसे कहते हैं? स्थायी भावों को। बाद के आचार्यों ने 2 भाव और इसमें जोड़ दिए, तो टोटल फिर भाव कितने हो गए? 11 हो गए। अब विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जागृत करने यानी कि उद्दीपित करने के लिए जो कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होता है। और उद्दीपन क्या होता है? जागृत हुए स्थायी भाव को और उद्दीपित प्रबल करें। ठीक है, जैसे वह भी शामिल था, तो भी उसमें क्या कर रहा है? उसको सिम्फेसाइज कर रहा है, वैसे ही इसमें आ गया। अनुभाव क्या है? मनोगत व्यवहार को व्यक्त करने वाले शारीरिक जो विकार होते हैं उसको अनुभाव कहते हैं। अनुभावों की संख्या क्या है? 8 है। संचारी भाव या व्यभिचारी, मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानेंगी? ये 33। आपको सिर्फ इसका नंबर याद रखना है, ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं आती है टेट एग्ज़ाम्स में। सो रस के प्रकार। रस क्या है? सबसे पहला श्रृंगार रस। इसमें भाव कौन सा होता है? रति या प्रेम। अक्सर रति पूछ लिया जाता है, प्रेम का तो सबको पता है, लेकिन रति भी प्रेम का ही सूचक है। इसे रस राज या रसपति भी कहते हैं। रसों का राजा कौन है? तो श्रृंगार रस। अब इसमें 2 श्रृंगार हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग, मतलब जब कोई पास आ रहा है या कोई दूर जा रहा है। हास्य रस में कौन सा है रस? तो हास। करुण रस में शोक। वीर रस में उत्साह होता है। रौद्र रस में क्रोध आ जाता है, रौद्र रूप धारण कर लेना, ऐसे आपने सुना होगा। भयानक रस में भय का फील होता है। विभत्स में जुजुत्सा या घृणा कह सकते हो। जुगुप्सा, या आपको ऐसा लगता होगा कि ये वर्ड क्या है, तो 2 वर्ड ऐसे हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। एक तो वही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, रति प्रेम, और जुगुप्सा घृणा। विभत्स कम। अद्भुत रस क्या है? आश्चर्य या विस्मय होता है इसमें। शांत रस शम या निर्वध, ये भी 3rd आ गया। वात्सल्य, वात्सल्यता होता है जैसे माँ का प्यार, है ना। और लास्ट हमने देखा भक्ति रस भगवत। तो ये जो 2 हैं ये आपको और याद रखने हैं। 9 के अलावा अब कितने हो गए टोटल रस? 11। भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन अपने नाट्यशास्त्र में किया? तो आपको आंसर देना है 8। ठीक है, अभिनव गुप्त ने कितने रस माने? तो 9 माने इन्होंने। और 9वां जो रस है वो कौन सा माना इन्होंने? शांत रस। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना गया? तो भरत मुनि। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहते हैं? वो भी भरत मुनि को। हिंदी में रसवादी आलोचक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बात करेंगे छंद की। जब आप को कविता वगैरह दे देते हैं तो उसमें ये भी क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। छंद क्या है? छंद होते हैं जो खुश करते हैं किसी को। ठीक है, छंद जो है वो धातु से छंद धातु से मिलकर बना है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। इन्हीं के नाम से ये फेमस हुआ, ऋषि पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता भी कौन थे? ऋषि पिंगल। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। आपको पता है 4 वेद है। छंद का अर्थ वैसे क्या होता है? बंधन। बंधन युक्त पद को की जो रचना है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद के अंग देख लेते हैं, तो 6 अंग हैं। पहला वर्ण या मात्रा, जैसे अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व वो जिसमें कम टाइम लगे, लघु कहते हैं अपने इसको, और इसका चिन्ह क्या होगा? सिंगल लाइन। और दीर्घ में जब ज़्यादा टाइम लगे, जैसे आ, ई, ऊ, अंग। ठीक है,
और इसमें 2 मात्रा इसको पढ़ी जाती है। सिंगल का मतलब तो एक ही है, ठीक है, लेकिन जब एस लगा होगा मतलब उसमें 2 मात्राएं हैं। हलंत वर्ण की गणना नहीं की जाती है, आधा हो हलंत हो तो उसे नहीं माना जाता। पाद या चरण, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, कुछ छंद में 6 भी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कुंडलियाँ कहते हैं। यति, यति या विराम, छंद पढ़ते हुए कहीं रुकना हो तो उसको क्या कहते हैं, यति कहते हैं। विराम तो सबको पता है और ये किसी भी तरह से आपको मिल सकता है, जैसे आपने रामायण या गीता या गुरु ग्रंथ साहिब आपने कभी ये पाठ किया हो तो आपको पता होगा वहाँ पे डॉट 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 लगे होते हैं, जैसे कभी सिंगल लाइन या कॉमा या डबल लाइन। नेक्स्ट है गति, छंदों को पढ़ते समय जिस धारा की अनुभूति होती है उसे गति कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तुक, छंदों के पद के अंत में जो अक्षरों की समानता होती है उसे तुकबंदी कहते हैं, ठीक है, या तुक कहते हैं। गण क्या होते हैं, लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गणों का प्रयोग होता है। गण कितने प्रकार के होते हैं, 8। वार्णिक छंद की विशेषता ही यही है, ठीक है। अब गण कौन कौन से हैं, इसका सूत्र क्या है, ये माता राज भांसल का, ये माता राज भांसल का कैसे, यगण मगन तगन रगन, ये इनके नाम हैं, जगन भगन नगन सगन, ठीक। अब इन शब्दों में से कौन सा गण है, तो सागर, तो सागर में इन्होंने बोला कि कौन सा गण आया, तो भगन गण आया। अब इनको कैसे पता लगा, मैंने आपको बोला था कि गण अगर आ की मात्रा आ गई है ना तो उसकी जगह हम एस मानेंगे, और एस मतलब 2, और अगर नहीं है कोई मात्रा तो 1 मानेंगे, ठीक है। तो जब 2 1 1 बनेगा तो भगन होगा। तो इसके कुछ यहाँ पे सूत्र दे रखे हैं, जैसे यह गण का क्या है 122, मगन का क्या है 222, तगन का क्या है 221, रगन का क्या है 212। आपको ये याद कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये नाम ही याद रखने हैं, इतना डीप नहीं पूछते। छंद के भेद, तो 3 प्रकार के छंद होते हैं, वार्णिक, मात्रिक और मुक्त। वर्णों की संख्या का विचार करते हैं इसमें, मात्रिक में मात्राओं का और मुक्त छंद में वार्णिक या मात्रिक किसी का भी। वार्णिक मात्रिक छंद के 3 भेद हैं, जैसे सम, अर्धसम और विषम। 4 चरणों में वर्ण या मात्रा बराबर हो, जैसे चौपाई। अर्धसम क्या होता है, जिसमें प्रथम या तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ ऐसे बराबर होते हैं, ठीक है, जैसे पहली लाइन कुछ बोल दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी से मैच हो रहा है, या दूसरी और चौथी। विषम 4-6 चरण की जब मात्रा हो तब वहाँ पे विषम होता है। नेक्स्ट है हिंदी के कुछ प्रमुख छंद। पहला है मात्रिक, सम मात्रिक छंद। कुछ प्रमुख सम मात्रिक छंद हैं। पहला चौपाई, 4 चरण होते हैं इसमें, रोला में भी 4, हरिगीता में 4 और वीर में भी 4। चौपाई में 16-16 मात्रा होती है, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ये मात्रा वही है जो मैंने आपको कहा था गिनना। अब मान लो मुझे चरण में मात्रा देखनी है तो इसमें कोई भी बड़ी मात्रा नहीं है, तो इसमें 3 मात्राएं। अगर मुझे मात्राएं देखनी है तो मात्रा में माँ को मैं 2 पढ़ूंगी, त्रा को भी 2 और ए को 1। तो ऐसे हमने क्या पढ़ा, मात्राएं पढ़ी। तो चारों गीत वीर के गाओ, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चारों गीत वीर के गाओ से सममात्रिक छंद है ये। नेक्स्ट है अर्ध सममात्रिक। कुछ प्रमुख हैं इसमें, दोहा और सोरठा। इसमें विषम 13, सम 11, मात्राएं टोटल 24। विषम 11, सम 13, मात्राएं 24। मतलब इसमें 13-11 चलती हैं, मतलब पहली लाइन में 13, फिर दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11, ठीक है। फिर है बरवे। दोहे का जो सोरठा होता है वो क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। बरवे विषम इसमें 12 और सम 7 होती है। लाह में विषम 15 और सम 13। विषम मात्रिक छंद प्रमुख इसमें कुंडलिया और छप्पे हैं, दोहा, रोला और रोला। स्वागत है आपका एग्जाम जी चैनल पे। इससे पहले हमने हिंदी की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, काइंडली शेयर एंड वॉच दोज वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब पढ़ेंगे हम अलंकार के बारे में। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपने पढ़ा होगा, आभूषण होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिस्थापक कौन थे, दंडी। और काव्य शोभकरण धर्मान अलंकारन पृष्ठते, ये किसने कहा था, तो आचार्य दंडी ने। हिंदी के कौन कौन से कवि अलंकारवादी हैं, तो वो केशव। और किस विद्वान ने अलंकारों की स्थिति को आवश्यक नहीं माना, वो थे आचार्य मम्मट। तो अब पढ़ेंगे हम अलंकार के बारे में। इसके कुछ मुख्य 2 ही अलंकार माने जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। जो शब्दों के सौंदर्य पर प्रकाश डाले वो शब्दा, और जो अर्थों के सौंदर्य पर प्रकाश डाले वो अर्थालंकार। नोट करने वाली बात है, परंतु कभी कभी एक अलंकार को और जोड़ दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, उभयालंकार या आधु पाश्चात्य अलंकार।
तो हम ये बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं शब्द अलंकार कौन कौन सा है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष और विप्सा, ये 4 जो हैं वो शब्द अलंकार में आते हैं। ठीक है, इसमें 3-3 वर्ण है, मैंने ऐसे याद किया था। शब्द में 3 वर्ण है और इसमें भी 3 वर्ण है। अनुप्रयास, बार बार प्रयास कर रहे हैं हम, यही एक डिफरेंट है, और वो किसमें है, शब्द अलंकार में। अनुप्रास, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, मतलब जब बार बार व्यंजन क्या हो, रिपीट हो। आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन। तो इसमें सबसे पहला है छेका अनुप्रास। अनेक व्यंजनों के एक बार स्वरूप व क्रमतः आवृत्ति केवल 2 बार आए। ठीक है, आवृत्ति हो लेकिन 2 बार, जैसे गुरुपद पदम रागा या सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो इसमें हो क्या रहा है, रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पद वर्ड की बार बार हुई और यहाँ पे सु वर्ड की बार बार रिपीटेशन हुई, लेकिन हुई 2 बार। वृत्त्यनुप्रास, एक अनेक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक हो जाए। छक्का और वृत्य में यही डिफरेंस है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो इसमें हुआ क्या, ल वर्ड बार बार आया, ऊपर च वर्ड बार बार आया, तो ये वृत्त्यनुप्रास आया। लेकिन इसमें है क्या, वर्ण की ही आवृत्ति हो रही है। आपने ये ध्यान दिया होगा, सिर्फ वर्ण, एक वर्ण आ रहा है, ना कि वर्ड आ रहा है। सो श्रुत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, कंठ तालु एक ही स्थान पर उच्चारित वर्णों की आवृत्ति हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, मतलब अभी स फिनिश हुआ और स से दूसरी वर्ड स्टार्ट हो गया। जागे फिर न दसय हो, श इसमें आ रहा ना श्रुत्य, तो ऐसे याद रख लेना कि इसमें क्या होता है कि बार बार सेम वर्ड आता है। लाटानुप्रास, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति हो, मतलब पूत सुपूत तो क्यों धन संचय। लाटा में क्या हो रहा है, बार बार चिपका रहे हैं वो आपको, पूत सुपूत मतलब वर्ड सेम आ रहा है। अंत्यानुप्रास, तुकांत शब्दों का प्रयोग, तुकांत मतलब तुक के अंत में, लास्ट में जब प्रयास हो रहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुन हंसे दैन कहे न जाए। तो लास्ट में रिपीटेशन हुई, तो कौन सा आया, अंत्यानुप्रास, अंत में। फिर है यमक, जब कोई शब्द अनेक बार आए। अब यहाँ पे शब्द की बात हो रही है। ठीक है, कनक कनकते सोगने, पहला कनक सोने को बता रहा है और दूसरा कनक धतूरे को। श्लेष अंक का क्या होता है, कोई शब्द बिना आवृत्ति के आए, कई अर्थ प्रकट करे। जैसे रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। तो पानी वर्ड रिपीट हो रहा है। ठीक है, बिना आवृत्ति के भी कई अर्थ प्रकट वो कर रहा है। विप्सा अलंकार, मनोभावों का जो प्रकट करता है। छी चुप देखो सुनो, तो ये विप्सा है। ठीक है, सिर्फ छी कोई कह देगा तो आपको भाव का पता लग जाएगा कि कोई और बात है। चुप कहेंगे तो हमें पता है कि अब हमें बोलना नहीं है। अर्थालंकार, इसके कई भेद हैं पर मुख्यतः ये हैं। उपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास। सो उपमा क्या है, समान धर्म, गुण, स्वभाव आदि जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी से कर दें। उपमा के 4 अंग हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए कि वाह तू तो उस लड़के जैसा है, उस लड़की जैसा, चांद जैसा मुख है ना। उपमान, जिससे उपमा की जा रही है। ठीक है, और वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जा रही है। समान धर्म, जिस गुण को लेकर बताया जा रहा है कि तू तो राधा की तरह गोरी है। सो सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। अब इसमें सब समझ जाएंगे आप। उपमेय किसकी हो रही है बात, किसे उपमा दी जा रही है, सीता का मुख। किसको मान सम्मान किया जा रहा है, जिससे कंपैरिजन होगा उसको मान देंगे ना, तो वो उपमान। उसके बाद समान, वाचक शब्द है, मतलब रिपीट, अपने उसको जोड़ रहे हैं। सुंदर, उसका सीता क्या कमल की जैसी है, तो वो सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ उपमेय उपमान सब समझ गए होंगे आप। संदेह अलंकार क्या है, उपमेय में उपमान का संदेह, किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु के संशय होने का आभास हो जाए। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट है संदेह अलंकार। इसमें क्या है, उपमेय में उपमान, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। तो अब कौन क्या है, तो इसमें संदेह आ गया कि वस्तु को देखकर अन्य वस्तु के संशय का आभास हो, तो वो संदेह। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की संभावना, मुख मानो चंद्र जैसा, इसमें वाचक शब्द भी आ गया। और उपमेय में उपमान की संभावना है, जो मुख है वो मानो चंद्र ही है। ठीक है, उसकी किसी गुण की बात नहीं है, सीधा का सीधा पूरा ही उपमान दे दिया। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के लिए मानो, मनहु, जनु, जनहु, मनु, इव, मानो आदि वाचक शब्द आते हैं, तो वो उत्प्रेक्षा है।
रूपक, जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही रूप मान लिया जाए वो रूपक है। मुख चंद्र है, ना मानो आया ना कुछ, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूपक। अतिशयोक्ति, जब हद ही हो जाए कि ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात कर दी, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब ऐसा हुआ तो क्या, टोटली तो नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसे कह देते हैं कि मान लो तुम तो बहुत ही जैसे परी हो, अब ना तो किसी ने परी देखा ना कुछ, है ना, तो हवाएं चल रही थी, तो हवा कभी चल तो सकती नहीं है, तो ऐसे कह दिया कि हवा बहुत सुंदर है कुछ भी, तो उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बात कह दी कि तुम आज इतनी अच्छी लग रही हो कि जैसे मानो घटाएं बदल गई हों, फिजाएं चल रही, सो वो ज़्यादा बड़ी बात होगी। भ्रांतिमान, जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु का कोई और वस्तु समझ लें, जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, बाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लूटी, तो उसने चोटी को सांप मान लिया, तो हुआ क्या, माना कुछ और, तो भ्रांति हो गई। विरोधाभास क्या है, दो वस्तुओं में विरोध न होते भी विरोध का आभास, मीठी लगे अखियन लोनाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ऐसा हो तो सकता नहीं, तो ये विरोध कर रहे कि आंखें कैसे मीठी लग सकती। उभयलंकार, इसमें क्या है, मानवीकरण, ध्वन्यतर और विशेषण विपर्य, ये इसमें 3 अलंकार आते हैं। थैंक यू सो मच। अपना सिलेबस यहीं तक था। आपने अगर अब तक चैनल की सारी वीडियोस देखी हैं सो मच थैंक यू है आपका। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ जस्ट माई मोटिवेशन। और ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एग्जाम जी चैनल। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करते जाना, इतना इंग्लिश मारी है। थैंक यू।